वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पार्ट 2। ठीक है, स्वराज्य के लिए संघर्ष पार्ट 1 इसका हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बड़ा टेस्ट है ये, 38 से 40 प्रश्न है इसमें, इस टॉपिक को कवर करने में। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें, और ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं, कितने इनमें सत्य होंगे। 1942 में भारत आया क्रिप्स मिशन, और इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले समर्थक थे। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। क्रिप्स मिशन असफल मिशन था भारत में। मार्च 1942 में भारत आया स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और क्रिप्स मिशन जो है भारतवासियों को औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहता था, डोमिनियन स्टेटस देना चाहता था, ना कि पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, इसी कारण ये सफल ना हो पाया। तो जहां जहां 3 है उसको हटा के इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 ए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भेजा। क्रिप्स जो है, ये जो क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। तीसरा कथन गलत है यहाँ पर, क्योंकि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था, अर्थात भारत को औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस देना। अंततः क्रिप्स और कांग्रेसी नेताओं के जो लंबी बातचीत है वो टूट गई। 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे 2 कथन है, कौन सा सत्य है इसमें। 1935 के अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था। दोनों है इसमें, सी है इसका आंसर। 1935 के भारत सरकार कानून में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 1937 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में सत्ता में आई। 3 अपवाद, बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक है, इसने 11 में से 8 प्रांतों में मंत्रालयों का गठन किया। पंजाब में सरकार नहीं बनी क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई। बंगाल में मुस्लिम लीग और फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई। कांग्रेस 2 सालों से अधिक तक सत्ता में रही। इस कार्यकाल के तहत काश्तकारों को साहूकारों से बचाने के लिए संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकार अधिनियम पारित किए गए। 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी बंगाल में और पंजाब में। तीसरा चौथा सी है इसका आंसर। 1937 के प्रांतीय चुनावों में केवल बंगाल और पंजाब में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई, जैसे कि ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी था। क्वेश्चन नंबर 5, 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। आपको बताना है कि इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? किससे था? किसान संगठन, सैनिक संगठन, व्यापारी संगठन या मजदूर संगठन? स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान संगठन से। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय संगठन बना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। इसका प्रमुख कारण था क्या? इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लेना। देखिए, भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय विधानसभा के चुने हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना ही एक पक्षीय घोषणा करके भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल था कि एक गुलाम राष्ट्र के द्वारा दूसरे के मुक्ति संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव है। इसलिए उन्होंने मांग की कि भारत को स्वाधीन देश घोषित कर दिया जाए या कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाएं ताकि वे युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे त्यागपत्र दे दें। ठीक है, ये कारण था। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। ठीक है, जिसे सीमित इसलिए रखा गया कि देश में व्यापक उथल पुथल ना हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी। नेहरू रिपोर्ट है अगस्त 1928 की। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 का और भगत सिंह को फांसी है मार्च 1931, 23 मार्च 1931। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आ जाएगी। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931। तो इसका हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 की, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931। सब्सक्राइब करना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप ये नंबर इस पर व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 मार्च 1942 को बंबई में हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष चलाने का फैसला किया गया।
ठीक है, लेकिन वो अहिंसक ना रहा, हिंसक हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, यह एक हिंसक आंदोलन था। उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। देखिए, उच्च वर्ग के लोग और नौकरशाह जो है वो तो इस आंदोलन के खिलाफ थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वो गलत है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी हिंसक हो गया था ये, स्वतः स्फूर्त था, पहला दूसरा सी है इसका आंसर। थर्ड को हटा दीजिए। देखिए, केवल पहला और दूसरा ही सत्य है। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तथा अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को बहुत तड़के ही गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके अनजानी जगह ले जाकर कैद कर दिया गया तथा कांग्रेस को एक बार पुनः गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश को सकते में डाल दिया और हर जगह विरोध में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। पूरे देश में कारखानों में, स्कूल कॉलेजों में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए जिनमें शामिल लोगों पर लाठीचार्ज और फायरिंग हुई। तो अहिंसक हो गया ये, ठीक है, अहिंसक ना रहा, हिंसक हो गया। बार बार दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्यवाहियां भी की, अतः आंदोलन अहिंसात्मक नहीं था। तीसरा कथन असत्य है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उच्च वर्ग के लोग और नौकरशाह जो थे वो ब्रिटिश सरकार के वफादार रहे। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। डी है इसका आंसर। 8 अगस्त 1942 की रात, जिस दिन कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी जी ने भारतवासियों से कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, आप इसे अपने दिल में सजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? समानांतर सरकार जो बनी वो बनी बलिया, झांसी और सतारा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर में, तामलुक में और बम्बई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बना लीं। देखिए 134 है, बलिया, मिदनापुर और सतारा है, ठीक है। झांसी नहीं है, झांसी को हटा दीजिए, ठीक है। बी है बलिया, मिदनापुर और सतारा। उत्तर प्रदेश का बलिया, बंगाल का मिदनापुर, ठीक है, और सतारा। सोलह प्रश्न। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, भारत नौजवान सभा या रिवोल्यूशनरी फ्रंट? सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा जिस संगठन की स्थापना की गई उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए।
1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लाल किला मुकदमा में कौन से सैनिक शामिल थे? लाल किला मुकदमा में शामिल थे जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल। 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। मोहन सिंह नहीं। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसे इतिहास में लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरे देश में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विशाल जन प्रदर्शन हुए। हालांकि कोर्ट मार्शल में आज़ाद हिंद फौज के इन बंदियों को दोषी पाया गया, मगर सरकार ने उन्हें छोड़ देने में भलाई समझी। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन 1942, नौसेना विद्रोह कब का, लाल किला मुकदमा कब का? भारत छोड़ो आंदोलन है अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन है मार्च 1942। तो सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन ही होगा, दूसरा हो जाएगा, उसके बाद पहला हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद लाल किला मुकदमा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा 1946 में नौसेना विद्रोह। 2 1 4 3। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, लाल किला मुकदमा वो 3 नाम। नवंबर 1945 नौसैनिक विद्रोह, फरवरी 1946। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। कैबिनेट मिशन ने संघीय केंद्र को केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिश की थी। कितने सही हैं इसमें? कैबिनेट मिशन ने केंद्र को केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिश की थी। यहाँ पर जो है सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों। डी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट मिशन ने 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, जिससे आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सकेगा। कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों और रजवाड़ों का एक संघ होता और संघीय केंद्र का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं संचार विषयों पर नियंत्रण होता। साथ ही प्रांत अपने अपने क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। ए है इसका आंसर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहां प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन के द्वारा दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया तथा पूरे कांग्रेस संगठन को गांधी जी की अवज्ञा के अधीन कर दिया गया? कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? सविनय अवज्ञा 1930, तो उसी के आसपास होना चाहिए। लखनऊ 1916, लाहौर 1929, कराची, कलकत्ता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष का कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया। यह काम महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया और पूरे कांग्रेस संगठन को उनकी अवज्ञा के अधीन कर दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से मुकाबला करने को खड़ा हुआ। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 में। भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके अलावा देश के अनेक भागों में मजदूर किसान पार्टियां बनी।
इन पार्टियों और समूहों ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार किया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। काकोरी षड्यंत्र केस में अगस्त 1925 में क्रांतिकारी उग्रपंथियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। काकोरी षड्यंत्र केस में 17 लोगों को लंबी लंबी जेल की सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला तथा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई। नीचे दिए गए घटनाक्रम को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। काकोरी षड्यंत्र केस, बारदौली सत्याग्रह, चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट, नौजवान भारत सभा की स्थापना। काकोरी षड्यंत्र 1925 का है, बारदौली 1928 का। पहला दूसरा तो है नहीं किसी में, ठीक है। लेकिन काकोरी षड्यंत्र केस सबसे पहले आएगा, तो जहां जहां एक नहीं है उसको हटा दीजिए। काकोरी षड्यंत्र केस, उसके बाद है नौजवान भारत सभा की स्थापना, बारदौली सत्याग्रह और चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट। यही होना चाहिए, ठीक है। 1 4 2 3। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इतिहास में घटना काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। क्रांतिकारियों ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना में भाग लिया था और इसके प्रथम सचिव बने थे वो। बाकी बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में गुजरात में, और चटगांव शस्त्रागार लूट सूर्यसेन का नाम याद रखिएगा 1930 में था। क्या बंगाल के चटगांव में 1930 में मास्टर सूरसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सरकारी शस्त्रागार पर योजनाबद्ध ढंग से छापा मारकर उसे लूट लिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1929 को भगत सिंह और राजगुरु ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। पहला वाला तो करेक्ट है। 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो राजगुरु की जगह बटुकेश्वर दत्त होना चाहिए। पहला वाला ठीक है, दूसरा गलत है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में, अंग्रेजी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। देखिए, बम जो उन्होंने फेंका उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, ना कोई घायल हुआ, क्योंकि क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि उनके एक पर्चे के अनुसार बहरों को सुनाना था। ये मूवी में भी दिखाया गया है ये चीज़, मुख्य भूमिका में अजय देवगन। क्वेश्चन नंबर 26, 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस केस का संबंध भारतीय मजदूर एवं कम्युनिस्ट नेताओं से है। इस केस के तहत बंगाल के क्रांतिकारी सूरसेन को फांसी दे दी गई। इस केस के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए अनशन किया। मेरठ षड्यंत्र केस, इस केस का संबंध भारतीय मजदूर एवं कम्युनिस्ट नेताओं से है। सूरसेन को फांसी मेरठ षड्यंत्र केस नहीं, चटगांव शस्त्रागार लूट के तहत। और इस केस के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कोई अनशन नहीं किया था, तो 2 और 3 गलत है यहाँ पर। अच्छा, पूछा क्या है? सत्य पूछा है, तो सत्य है यहाँ पर 1 ओनली, केवल एक, केवल पहला कथन ही सत्य है। 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक के दौरान उभरते मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी निर्ममता से कुचलने का प्रयास किया। मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। फिर इन पर 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है।
सूरसेन को, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, चटगांव शस्त्रागार छापे में शामिल होने के कारण फांसी की सजा दी गई थी। दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तीसरा वाला भी इनकरेक्ट है। मेरठ षड्यंत्र केस के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए अनशन नहीं किया। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज सदस्य थे, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। और साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना। बी है इसका आंसर। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य 1919 के आगे संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। साइमन कमीशन के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं। 3 कितने सत्य हैं इसमें? इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे क्या? पहला दूसरा दोनों के दोनों सही हैं। तीसरा वाला भी सही है, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी वर्गों के भारतीयों ने इस घोषणा का विरोध किया। भारतीयों को सबसे अधिक इस बात का क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल क्यों नहीं किया गया। ठीक है। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे क्या। वर्ष 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन की घोषणा की कि वह हर कदम पर और हर रूप में इस कमीशन का बहिष्कार का निर्णय करती है। मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया, यानी साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 29, किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रही थी मुस्लिम लीग, सिख लीग, हिंदू महासभा भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। 1 2 3 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर तथा संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया। इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया। इसे अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया। दुर्भाग्य से कलकत्ता में 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न कर सका। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग जैसे सांप्रदायिक रुझान वाले संगठन के नेताओं ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो विरोध किया पूछा है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग तीनों ने विरोध किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, 1929 के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। गलत, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। करेक्ट है। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। ये भी ठीक है। दूसरा तीसरा एक से एलिमिनेट कर दो। पहला असत्य है। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, ना कि मोतीलाल नेहरू को। ठीक है। पूर्ण स्वराज्य और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया इस अधिवेशन के दौरान। उसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा, जब लोग यह शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन के अधीन अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और स्वीकार करना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर ए। मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 की तिथि जानी जाती है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था
सितंबर में गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। 12 मार्च 1930। देखिए दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ, तो डी करेक्ट है। नीचे दो कथन दिए हैं, असत्य की पहचान कीजिए। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया और गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। असत्य पूछा, पहला सत्य है। देखिए पहला वाला इनकरेक्ट है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। दूसरा कथन सत्य है। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को लगभग 375 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करके गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद आंदोलन तेजी से फैला और पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया? कहां कहां किया? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य भारत में। 1, 2, 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में लोगों ने जंगल कानून तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। क्वेश्चन नंबर 35 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए 3-3, कौन सा सत्य है इसमें? इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से मना कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर सक्रिय सहभागिता रही। इस आंदोलन के दौरान रानी गेंडिल्यू ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली। ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। डी है इसका आंसर। ठीक है, सेम एज एक्सप्लेनेशन भी वैसी होगी, इसको पढ़ सकते हो आप। ठीक है, नागालैंड की रानी गेंडिल्यू ने पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन की कमान संभाली। किस आंदोलन की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। खुदाई खिदमतगार संगठन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, असत्य की पहचान करनी है। इस संगठन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यह संगठन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अशरफों के द्वारा बनाया गया था। इस संगठन के लोग हिंसक प्रदर्शनियों एवं कार्यवाहियों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित थे। देखिए जो खुदाई खिदमतगार चला रहे थे वो अहिंसक थे वो लोग। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। हिंसक लिखकर ही एलिमिनेट करवाता है इसको। यूपीएससी में भी प्रश्न पिछले 15 वर्षों में 2 बार पूछा गया है। गलत है यहाँ पर तीसरा वाला। पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला भी गलत है। अशरफों के द्वारा नहीं, दूसरा तीसरा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट है। ठीक है, पश्तूनों के द्वारा, पठानों के द्वारा। देखिए केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा और तीसरा सत्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़कर भारत के एक कदम उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंच गया तथा बहादुर और शेरदिल पठानों में जोश भर दिया। सीमांत गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने, न कि अशरफों ने, खुदाई खिदमतगार, इसका मतलब होता है ईश्वर के सेवक, नामक संगठन बनाया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। क्या कहलाते थे? लाल कुर्ती वाले।
ये लोग अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे, ना कि हिंसक। क्वेश्चन नंबर 37। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने हेतु, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी उग्रवादी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु, या राजनीतिक व सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने हेतु? पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सितंबर 1930 में, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला 1930 में, दूसरे 31 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में। कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए दूसरे में। तीनों में शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर अंबेडकर। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। कौन सा सत्य है इसमें? देखिए, गांधी और इरविन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के तहत कांग्रेस यानी महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत नहीं हुई थी, बल्कि जो हिंसक गतिविधियों में थे वो जेल में ही रहेंगे, और जो अहिंसक थे उनको रिहा करने को सहमत हुई केवल ब्रिटिश सरकार। तो सभी कैदी के वैसे गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा तीसरा सही है। सही अपने को बताना है, केवल 2 और 3 भी है इसका आंसर। ठीक है, अगर गांधी जी सभी कैदियों को रिहा करवा लेते तो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की फांसी जो है वो नहीं होती। पहला कथन असत्य है। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुई। दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। इस समझौते के तहत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 39 है। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। गांधी इरविन समझौते के पश्चात कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस की ओर से गांधी जी जो हैं वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए थे। तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पार्ट 2 यानी स्वराज्य के लिए संघर्ष पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं, और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ सकते हो। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके 149 में। ठीक है, पेड टेलीग्राम से PDF में मिलेगा आपको फुल टेस्ट। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। देखिए, जितनी भी प्रैक्टिस हम करते हैं टेस्ट सीरीज़ की, वो NCERT की किताबों से ही करते हैं, ऑथेंटिक बुक से करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़, RO PCS दोनों के लिए। ठीक है, जल्द ही UP PCS की टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे नए पैटर्न के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।